स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रशासन, प्रबंध और संगठन, ये तीन शब्द जो है कई बार समानार्थी रूप में लिए जाते हैं या इनमें कोई अंतर है। तो एक विद्वान हुए ओलिवर शेल्डन ने एक पुस्तक लिखी 1923 में प्रकाशित हुई, द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट 1923 में। इसके प्रकाशन के उपरांत प्रबंध और प्रशासन में अंतर पर बहस हुई, अन्यथा पहले इनको समानार्थी यानी एक ही माना जाता था, प्रशासन प्रबंध में कोई अंतर नहीं था। तो ये क्या अंतर उत्पन्न हुई, इन तीनों की परिभाषाएं देखेंगे। तो कुछ ऐसे विद्वान हैं जो प्रबंध और प्रशासन, इन दो को देखिए पहले, फिर संगठन की बात करेंगे। प्रबंध और प्रशासन को एक ही मानते हैं, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कुछ विद्वानों के नाम याद रखिए, हेनरी फेयोल और पीटर ड्रकर, ये दो विद्वान हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं जो प्रबंध और प्रशासन को एक ही मानते हैं। ये कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, उसमें तो प्रबंध शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन सरकारी सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रशासन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो शब्द का अंतर है, सरकारी में प्रशासन कहेंगे और निजी क्षेत्र या इंडस्ट्रियल क्षेत्र में प्रबंध कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे वहाँ पर, और यहाँ गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। लेकिन कार्य दोनों ही करते हैं, दोनों ही एक निर्धारित उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए दोनों के दोनों ही समानार्थी है। यह है विवेचना समानार्थी के संदर्भ में पीटर ड्रकर, हेनरी फेयोल इत्यादि ने दी। लेकिन दोनों में अंतर किया है ओलिवर शेल्डन ने, जैसा कि उनकी पुस्तक है। इसके अलावा एक विद्वान हुए विलियम शुल्ज ने इस अंतर को अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। तो हम देखते हैं कि ये क्या अंतर है इन दोनों में। प्रशासन के बारे में लिखा है कि प्रशासन एक ब्रेन है, यानी वो पॉलिसी बनाता है। जैसे व्यक्ति के शरीर से इसकी तुलना हम तीनों शब्दों की करेंगे। एक हम लेंगे ब्रेन, यानी आपका मस्तिष्क, जो योजनाएं बनाता है, जो सोचता है, जो विचार करता है, तो उसको पॉलिसी मेकर कहा है, यानी वो योजनाएं बनाता है। देखिए, व्यापक यानी बड़ी नीतियां बनाता है और लक्ष्य तय करता है। आपकी बॉडी का उदाहरण लेते हुए, बॉडी में मस्तिष्क है और शरीर के विभिन्न अंग हैं और शरीर की कार्य प्रणाली है। तो जो है व्यापक नीतियां और लक्ष्य तय करता है। संगठन का निर्माण करता है, जो संगठन शब्द ये साथ में जोड़ा जा रहा है, इसका निर्माण जो है प्रशासन करता है। और इसके अलावा कोष यानी धन की व्यवस्था करता है। तो इसको ब्रेन के समकक्ष माना है, जो क्या कार्य करता है, एक तो लक्ष्य और नीतियां तय करता है। किसके लिए? प्रबंध के लिए। प्रबंध को कहता है भाई ये लक्ष्य है, अब तुम्हें इनको प्राप्त करना है, और कैसे प्राप्त करना है उसके लिए दो चीज़ों की व्यवस्था कर देता है, एक संगठन और एक फंड यानी धन की, कोष की व्यवस्था करके प्रबंध को दे देता है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि फिर प्रबंध क्या करेगा। प्रबंध फिजियोलॉजी यानी शरीर की जो क्रिया विधि है, हम तीन भागों में बांट सकते हैं शरीर को। एक तो शरीर की क्रिया विधि यानी शरीर के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे आपका हार्ट हुआ, आपके लंग्स हुए, आपके हाथ पैर आँखें, तो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। एक हुआ ब्रेन यानी शरीर का मस्तिष्क, जो है सोचता है, लक्ष्य तय करता है, प्लान बनाता है, तो इसको तो कहा है एडमिनिस्ट्रेशन। और इस क्रिया विधि फिजियोलॉजी को, शरीर क्रिया विज्ञान जो है, इसको कहा है ये इसके बिल्कुल अधीन रहता है, ब्रेन के अधीन। जैसा ब्रेन कहता है वैसा ही कार्य करता है, तो ये अधीनस्थ है, इसको प्रबंध कहा है। लक्ष्य और नीतियों को कुशलतापूर्वक क्या करता है, प्राप्ति के लिए संगठन जो इसने बनाया है, ऊपर हमने देखा है संगठन बना के देता है, इस संगठन को नेतृत्व और निर्देशन प्रदान करना। अभी हमने कुछ देर पिछले वीडियो में हमने प्रबंध की परिभाषा देखने के प्रयास किया था कि प्रबंध क्या है। नियोजन है, निर्देशन है, नेतृत्व है, संगठन है, तो इस प्रकार से नियंत्रण है। तो ये सारे के सारे कार्य किस लिए, जो प्रशासन ने नीतियाँ और लक्ष्य तय की है
उनको प्राप्त करने के लिए ये सारे कार्य करता है प्रबंध, किसका प्रयोग करते हुए? संगठन और कोश का प्रयोग करते हुए। तो ये अंतर दोनों में आया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर है और जबकि प्रबंध या मैनेजमेंट उसका अधीनस्थ है। आगे देखिए संगठन की परिभाषा। संगठन का अर्थ है एनाटॉमी। एनाटॉमी का अर्थ है हमारा जो स्ट्रक्चर या ढांचा है उसे एनाटॉमी कहा गया है, यानी इसको कहा है मशीनरी के समान। तो मशीनरी है ये ऐसी मशीनरी अपने आप में यूज़फुल नहीं है, ये बस आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जब प्रबंध इसको इस्तेमाल करेगा तब ये काम में आएगी। प्रबंध किस लिए इस्तेमाल करेगा? लक्ष्यों को और नीतियों को प्राप्ति के लिए। तो ये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकत्र किए गए मनुष्य, सामग्री और यंत्रों का प्रभावी मिश्रण है, यानी तीनों चीज़ें, उपकरण, सामग्री और मनुष्य, इनको मिला दिया तो बन गया आपका एक संगठन। इस संगठन का इस्तेमाल कौन करेगा? प्रबंध, लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए। तो देख लीजिए आप संक्षेप में कि प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित करता है प्रशासन, उनको प्रबंध प्राप्त करता है, किसका प्रयोग करते हुए? संगठन के माध्यम से प्राप्त करता है। अतः प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है और जिसके अंतर्गत संगठन और प्रबंध समाहित है। ये इस प्रकार से हो गया, ये आपका बड़ा सा गोला प्रशासन हो गया और इसमें जो है ये आपका प्रबंध हो गया, ये आपका संगठन हो गया। तो प्रशासन एक बड़ी अवधारणा है जिसमें दोनों समाहित है। अब ले लेते हैं हम लोक प्रशासन का अर्थ, कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन का अर्थ देखिए, सरकार के अधीन रहता है। पिछले वीडियो में देखा 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक राजनीतिक और एक अराजनीतिक यानी प्रशासनिक। तो जो प्रशासनिक कार्यपालिका है वही लोक प्रशासन है। ये सरकार के अधीन रहता है और सरकार का मतलब राजनीतिक सत्ता, उसके संचालन के लिए प्रवर्तित व्यवस्था है। जो राजनीतिक निर्णय कौन से? कि जो राजनीतिक सत्ता ने चुनाव जीतने के लिए वादे किए थे और अब उन वादों को पूरा करने के लिए डिसीजन लेती है कि हमें इतने व्यक्तियों को रोज़गार देना है, इतने गाँवों में पेयजल पहुंचाना है, इतनी सड़कें बनानी है, इतने स्कूल खोलने हैं, इतने जो है चिकित्सालय खोलने, ये सब निर्णय करती है राजनीतिक सत्ता। यही सरकार के लक्ष्य होते हैं और इन लक्ष्यों को कार्य रूप यानी वास्तव में धरातल पर उतारने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? लोक प्रशासन। और उसके लिए वही प्रशासन की परिभाषा से ही बाकी का भाग उठाया है कि सामूहिक प्रयास करता है और उनका प्रबंध करता है। तो इस प्रकार से जो है ये सरकार के लक्ष्यों या सरकार के उद्देश्यों, सरकार के लक्ष्य या उद्देश्य वही है, चिकित्सा, रोजगार, पेयजल, विद्युत इत्यादि, तो उनको पूरा करने के लिए कार्य करता है। यही हमारा लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन में लोक का क्या अर्थ है, ये प्रश्न पूछा जाता है। लोक का अर्थ होता है पब्लिक, और पब्लिक को हिंदी में कहेंगे जनता, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। लोक का सामान्य आशय जनता से है, लेकिन लोक प्रशासन में लोक का आशय सरकार से। सरकार क्यों? क्योंकि सरकार वास्तव में बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी लोगों द्वारा चुनी गई, लोगों की ही सरकार है और लोगों के लिए ही काम करती है। इसलिए सरकार ही ऐसा संगठन है जिसमें राज्य के सभी लोगों का निरपवाद यानी बिना किसी अपवाद के, किसी को बाहर छोड़े समावेश, यानी जितनी जनता है एक देश की वो संपूर्ण जनता सरकार में समाहित है। इसलिए सरकार बराबर जनता है। इसलिए लोक प्रशासन में लोक का आशय सरकार है। सरकार ही ऐसा संगठन है जो आम जन के हित के लिए कार्य करती है। आप जानते हैं कि निजी संगठन जो होते हैं वो लाभ कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन सरकार जो भी कार्य करती है वो आम जन की भलाई के लिए। तो उनका सामूहिक प्रयास और इसीलिए अस्तित्व में आती है, योजनाएं बनाती है। इसीलिए कहा गया है कि लोक प्रशासन में लोक का आशय है सरकार, क्योंकि सरकार में शामिल है संपूर्ण जनता, यानी किसी को छोड़ा नहीं जाता बाहर। इसलिए लोक प्रशासन में लोक का आशय सरकार माना गया है। इसके उपरांत
लोक प्रशासन की बहुत सी परिभाषाएं दी है विद्वानों ने। बहुत से विद्वान हैं, इन सब परिभाषाओं को याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन उन परिभाषाओं की थोड़ी कैटेगरी यानी परिभाषाओं को यदि ग्रुपिंग की जाए तो वो परिभाषाओं के 4 वर्ग या ग्रुप बनते हैं। पहला तो यह है कि लोक प्रशासन कानून या लोक नीति का क्रियान्वयन है। जैसा अभी हमने परिभाषा देखी कि राजनीतिक सत्ता कानून बनाती है, नीति बनाती है, लक्ष्य तय करती है, उसको पूरा करना लोक प्रशासन है। तो ये परिभाषा देने वाले व्यक्तियों में खास तौर से एल.डी. वाइट, वुडरो विल्सन, फ्रैंक गुडनाउ, डिमोक इत्यादि विद्वान है। उसके बाद दूसरा है कि नहीं, ये केवल नीति का क्रियान्वयन यानी उसको लागू करने का काम ही नहीं करती, बल्कि नीति को बनाने का भी कार्य करती है। ये हम आगे देखेंगे कि नीति को बनाने में, पॉलिसी बनाने में और पॉलिसी लागू करना, यानी एक राजनीतिक सत्ता ने आपको पॉलिसी बना के दे दी कि आप इसको लागू कीजिए, यह संगठन भी बना दिया कि यह संगठन है, इसके प्रयोग से आप इसको लागू कीजिए। लेकिन एक दूसरा है कि नहीं, नीति बनाने में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नीति निर्माण में। ये कुछ विद्वानों का मानना है। वो कहते हैं एप्पलबी, मार्शल, डिमोक, फिफ्नर, एफ.एम. मार्क्स, ये कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं क्रियान्वयन ही नहीं, नीति निर्माण भी करता है प्रशासन। उसके उपरांत आया आपके तीसरी परिभाषा, ये कहती है कि अभी हमने देखा सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो संबंध है वो केवल किससे है, कार्यपालिका से है। ऐसा कहने वाले कौन है, लूथर गुलिक है, विलोबी है, साइमन है। लेकिन कुछ विद्वान इसके उलट कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध तो सरकार के तीनों ही अंगों से है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों से है। तो परिभाषाओं के 4 वर्ग सिंपल याद रखना। एक वर्ग कहता है केवल लोक नीति या कानून का क्रियान्वयन है। दूसरा कहते हैं कि नहीं, लोक नीति कानून का क्रियान्वयन तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके निर्माण में भी भागीदारी निभाते हैं। तीसरा वर्ग कहता है केवल इसका संबंध किससे है, कार्यपालिका शाखा से। लेकिन एक वर्ग कहता है कि नहीं, सरकार के तीनों ही अंगों से इसका संबंध है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से। एक विद्वान हुए फेलिक्स ए निग्रो, इनकी एक बड़ी परिभाषा है जो हमने देखी है, लास्ट वाला ग्रुप है उसमें है निग्रो वाल्डो। तो ये निश्चित रूप से तीनों से जोड़ते हैं और तीनों के अलावा निजी संगठनों से भी लोक प्रशासन को जोड़ देते हैं निग्रो। तो निग्रो की परिभाषा बहुत ही व्यापक, बहुत ही विस्तृत परिभाषा मानी जाती है। तो निग्रो ने व्यापक परिभाषा देकर लोक प्रशासन को राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था से भी जोड़ा है। देखिए क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। पहला तो लिखा है ये सार्वजनिक परिवेश में सहकारी प्रयास है। मैंने अभी कहा कि सार्वजनिक प्रशासन भी इसको कहते हैं क्योंकि आम जन, सार्वजनिक जो जनता है उसके हितों को पूरा करने का प्रयास करता है। सहकारी प्रयास आप समझ चुके हैं, सहयोगी या सामूहिक प्रयास। इसमें सरकार की तीनों शाखाओं को उसने शामिल किया है और उन तीनों शाखाओं की जो परस्पर संबंध है उसका समावेश किया है निग्रो ने। फिर कहा कि लोक नीति निर्माण में भी भूमिका निभाती है, इसलिए राजनीतिक प्रक्रिया से भी जुड़ी हुई है। तो ये लोक नीति निर्माण में भूमिका निभाती है। फिर कहा समुदाय को सेवा देने के क्रम में यह निजी संगठनों और व्यक्तियों से भी जुड़ा है। तो निजी संगठनों से भी सेवाएं लेता है लोक प्रशासन। निजी जैसे एनजीओ की हम बात करें तो इन एनजीओ से सेवाएं लेता है लोक प्रशासन। कई निजी व्यक्तियों की इसमें भूमिका होती है, तो इसलिए कहा है कि निजी व्यक्तियों से भी जुड़ा है और निजी प्रशासन से भी महत्वपूर्ण। लेकिन निजी प्रशासन जो है वैसा नहीं है, उससे ये भिन्न है। निजी प्रशासन लाभ के लिए कार्य करता है, जबकि यह लोक प्रशासन सामुदायिक सेवा के लिए कार्य करता है। तो इस आधार पर निजी व्यक्तियों से भले ही जुड़ा हो, निजी संगठनों से यह हेल्प लेता होगा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, लेकिन यह निजी प्रशासन नहीं है। एक छोटा सा टर्म और देखते हैं, प्रशासकीय राज्य। आज के आधुनिक जो राज्य है जिसे कल्याणकारी राज्य कहा गया है, इसको प्रशासकीय राज्य भी कहा जाता है।
ऐसा क्यों कहा जाता है ये हम देखते हैं। वाल्डो एक विद्वान हुए जिन्होंने एक पुस्तक लिखी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इस पुस्तक 1948 में लिखी। इस पुस्तक में प्रशासकीय राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। फिर एक अन्य विद्वान हुए एफ.एम. मार्क्स। मार्क्स ने भी किताब लिखी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स 1957। इनकी केवल एडमिनिस्ट्रेटिव है, इन्होंने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। तो इसमें इस प्रशासकीय राज्य जो ये शब्द है इसकी व्याख्या की गई और कहा कि आधुनिक राज्य प्रशासकीय राज्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जितनी कल्याण के लिए आवश्यकताएं हैं उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य की तरफ से कौन करता है? प्रशासन करता है। क्योंकि राज्य जैसे हम माने सरकार या शासन या राजनीतिक कार्यपालिका वो केवल पॉलिसी बना देती है कि इतने लोगों को रोजगार देना है, इतने स्कूल खोलने हैं, इतने चिकित्सालय खोलने हैं, इतने महाविद्यालय, इतनी सड़कें, इतनी विद्युत, इतना पेयजल, सुरक्षा। तो ये सारे कार्य करने के लिए वो कागज़ पे प्लान तैयार कर देती हैं, नीतियाँ या लक्ष्य तय कर देती हैं, लेकिन उनको वास्तव में पूरा कौन करता है? प्रशासन। आज भी आपको जैसे मूल निवास सर्टिफिकेट चाहिए तो आप किसी मंत्री या नेता से संपर्क नहीं करते हैं, बल्कि कहाँ संपर्क करते हैं? तहसील कार्यालय में। और तहसील कार्यालय प्रशासन का रूप है। इसलिए कहा है कि व्यक्ति को जो चीज़ें चाहिए वो वास्तव में प्रशासन उपलब्ध कराता है, न कि राजनेता। इसलिए आज के राज्य को वाल्डो और एफ.एम. मार्क्स ने प्रशासकीय राज्य यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र या प्रकृति। तब तक के लिए धन्यवाद।